नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से राजस्थान के भूगोल में एक ऑफलाइन क्लास का वीडियो है और ये क्वेश्चनों का संग्रह इतना शानदार है कि आप अगर लास्ट तक क्वेश्चनों को देखते हैं तो वास्तव में आप खुद अनुभव करेंगे कि बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यह कुछ क्वेश्चन और उनके आंसरों के संबंध में हम व्याख्या सहित बातें करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको पता होगा कि इतिहास से राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड जो हैं और उनके संबंध में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लगभग एग्जामों में एक क्वेश्चन जेम्स कर्नल टोड से संबंधित पूछा जाता है और उसी टाइप का क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने कि राजस्थान के इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, वे क्या थे? वो इनमें से क्या थे? अंग्रेज सरकार, यहाँ की देशी रियासतों की नियुक्ति पॉलिटिकल एजेंट था, इतिहास के अध्यापक थे, या उदयपुर रियासत के दीवान थे, या राजपूताना के एजेजी थे, ये एजेंट टू गवर्नर थे, या फिर क्या थे? दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा ये अंग्रेज सरकार और यहाँ की देशी रियासतों में नियुक्त एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करते थे। टॉड ने सन 1817 से 1818 ईस्वी 1817 से 1818 में मेवाड़ राज्य में ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट बनकर यहाँ आए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने कुछ साक्ष्य, कुछ ग्रंथ, अभिलेख, ताम्रपत्र आदि इकट्ठे किए और राजस्थान के इतिहास को लिखा। और उनका एक लिखने की उनका प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक है वो निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई है जेम्स कर्नल टॉड के द्वारा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप निश्चित रूप से याद करें और भी आप आगे आगे देखते जाएं, आपको यहाँ पर मिलेंगे राजस्थान जीके के व्याख्या सहित क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से राजस्थान के कुछ स्थल हैं और प्राचीन नाम है उनके, उन क्षेत्रों के प्राचीन नामों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कि राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ ये प्रचलित नाम दिए गए हैं, ये क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, आरबुद सिरोही आबू का क्षेत्र, मेवात अलवर व आसपास का क्षेत्र, गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र, यहाँ पे कौन सा गलत है? तो दोस्तों यहाँ का सी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि गिरवा जो है ये तो उदयपुर शहर के आसपास क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उनको किसके नाम से जानते हैं? गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा या बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको तो वागड़ के नाम से जानते हैं, ये गिरवा के नाम से नहीं जाना जाता। ये भी आप ध्यान रखें। अर्बुद किसको कहते हैं? सिरोही और आबू के क्षेत्र को। मेवात किसको कहा जाता है? अलवर के आसपास के क्षेत्र को। मेबल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों को इसके नाम से पुकारा जाता है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता रहा है? तो किस नाम से जानते हैं? तोराबाटी, देवड़ाबाटी, चंद्राबाती या हड़ौती? तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा शेखावाटी में कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्राचीन समय में यहाँ पर तंवर वंशीय राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। धीरे धीरे तंवर शब्द का अपभ्रंश जो रूप है वो क्या बना? तंवरावाटी बना, और तंवरावाटी के बाद उसका नाम क्या बना? तोरावाटी के नाम से प्रचलित हो गया है। और शेखावाटी में एक क्षेत्र में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम क्या है? कांतली नदी, और इसका उद्गम सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। आंतरिक प्रवाह की पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली यह राज्य की सबसे लंबी नदी, लेकिन है आंतरिक अपवाह तंत्र की। अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? सबसे कम तिरछी पड़ने का मतलब है कहां पर लंबवत पड़ेगी, इनसे कौन से जिले में लंबवत पड़ेगी? तो दोस्तों देखिए, यहाँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक राजस्थान के रेखा चित्र के संबंध में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उसके बाद में ये इस तरह से दौसा यहाँ पे स्थित है,
पाली यहाँ पे स्थित है, भरतपुर यहाँ पे स्थित है और जोधपुर यहाँ पे स्थित है। तो अब इसमें से कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक कौन है? पाली है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पाली, क्योंकि सबसे कम तिरछी पूछी है। तो सबसे कम तिरछी कहां पर होगी? पाली में, क्योंकि कर्क रेखा के नजदीक इन चार ऑप्शनों में सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? पाली है। इसलिए यह इसका आंसर क्या होगा? पाली होगा। राजस्थान के रेखा चित्र में भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास राजस्थान का मानचित्र है तो उसमें आप देखिए और इसके संबंध में जरूर जानकारी प्राप्त करें। चलिए अगला क्वेश्चन, वागड़, किराड़ू, मालवा आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्न में से किस वंश का शासन रहा है? दोस्तों वागड़ दक्षिण राजस्थान, किराड़ू के मंदिरों के संबंध में आपने नाम सुना होगा, मालवा का पठारी प्रदेश, उस क्षेत्र में प्राचीन समय में निम्न में से कौन से वंश का शासन रहा है? तो वो किसका रहा है? परमार शासकों का शासन रहा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछ जाने की पूरी संभावना रहेगी, तो ध्यान रखें, इसे आपको गलती नहीं करना है। जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से एक शानदार क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने, कि राज्य के वर्तमान शहर या क्षेत्र एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों से निम्न युग्मों से कौन सा सही नहीं है? ये आपको जरूर जानकारी प्राप्त करनी दोस्तों कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सही पूछा गया या फिर गलत ही पूछा गया। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है, इसमें से कौन गलत है? क्या अजमेर को अजमेरू कहा जाता था? सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्स कहा जाता था? चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से और अलवर राज्य के उत्तरी भाग को मांड के नाम से? इनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों इनमें से जो गलत है वो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अलवर राज्य का जो उत्तरी भाग है उसको प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? उसको प्राचीन समय में कुरु प्रदेश के नाम से या कुरु के नाम से कुरु प्रदेश कहलाता था, जो अलवर राज्य का उत्तरी भाग था। मांड क्षेत्र किसको कहते थे? दोस्तों मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड नहीं होकर क्या है? कुरु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी आगे, आप चलते जाएं, देखते जाएं, वीडियो को स्किप नहीं करें। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किनका शासन था? कि जब देश आजाद हुआ उस समय राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर निम्न में से किनका शासन रहा है? तो यहां पर दोस्तों शासन रहा उस समय अंग्रेज सरकार का, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो केंद्रीय सरकार मतलब कौन? अंग्रेज सरकार सीधे नियंत्रण में था, जिसका प्रशासन जो होता था वो किसके अधीन होता था? वो चीफ कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में होता था, चीफ कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में होता था। तो ये स्वतंत्रता के समय हुआ, राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र अंग्रेज सरकार के अधिकार में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, आदिवासियों को मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो ये आंसर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों में व्याप्त जो अंधविश्वास और जो कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को समाप्त कर उन लोगों को संगठित किया और एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? एक ही आंदोलन। ये बात भी आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है कि एक ही आंदोलन इनमें से किनके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल तेजावत, और इनको आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, कि वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण कब हुआ है? तो दोस्तों वर्तमान राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर, सम्मिलित होने के बाद 30 मार्च 1949 को एक वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ और इसी तिथि को राजस्थान के निर्माण की तिथि मानते हैं। इसलिए 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप यहां से पूछा गया है, तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था कब? 1 नवंबर 1956 को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से प्रत्येक एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, तो आपको राजस्थान का एकीकरण तो पूरी तरह से तैयार करना है। अगर आप राजस्थान एकीकरण की क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, राजस्थान के इतिहास की जो प्लेलिस्ट है, राजस्थान हिस्ट्री टॉप क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है, वहां से आप राजस्थान के एकीकरण की प्रत्येक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लायक हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मैंने मेरी प्लेलिस्ट में यहां पर वीडियो बनाकर छोड़ रखा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांसौर क्षेत्र को किस नाम से पहचाना जाता है? सांसौर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है और इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में सांसौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। क्या कहते हैं? राजस्थान के पंजाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सांसौर जालौर में भी दोस्तों कई नदियों का प्रवाह होता है, उसकी वजह से सांसौर राजस्थान को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारत के पंजाब के उस क्षेत्र में भी 5 नदियां बहती थी, इसी वजह से उसको भी क्या कहा? पंजाब का नाम दिया गया। और इसी प्रकार से राजस्थान का पंजाब भी किसको कहा जाता है? सांसौर को कहा जाता है। दोस्तों इनके आंसर मुझे आप मेरी कमेंट बॉक्स में देते रहें कि राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से विख्यात रहा है? कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है? तो दोस्तों वह कौन है? तारागढ़ का दुर्ग है। और कौन सा तारागढ़ का दुर्ग? जो अजमेर में बना हुआ है, उस अजमेर के तारागढ़ की बात यहाँ पर हो रही है। अजमेर में जो स्थित तारागढ़ है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये कई युद्ध जो हुए हैं उनका एक केंद्र रहा है और उसका युद्धों का केंद्र होने की वजह से इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? कि इनमें से कौन सा है जिसे वर्ष 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया? तो बताएं जल्दी से। इसके संबंध में आपको और भी जानकारियां यहाँ पर दोस्तों मैं जरूर दूंगा। और किन किन को विश्व विरासत की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपुर की वेधशाला को। जयपुर की वेधशाला को वर्ष 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों याद रखना सन 1985 में केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी उद्यान जो है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो भरतपुर में स्थित है। पक्षियों की स्वर्ण स्थली कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घना पक्षी विहार को। कब शामिल किया गया? 1985 में। जंतर मंतर के नाम से जाने जाने वाली जो वेधशाला है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसको निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जुलाई 2019 में जयपुर परकोटा जो शहर है उस परकोटा शहर को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब जयपुर की 3 विरासतें इस सूची में शामिल है। जयपुर की 3 जो विरासत है वो दोस्तों इस सूची में शामिल है। तो ये जानकारी आप महत्वपूर्ण रखें, क्योंकि पूछ जाता है कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है या निम्न में से कौन शामिल है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजस्थान की धातु नगरी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की धातु नगरी के रूप में निम्न में से कौन पहचान रखता है? जल्दी आंसर। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा नागौर। राजस्थान के धातु नगरी जो है वो राजस्थान के नागौर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर एक तो धातु के क्या कृषि यंत्र और औजार जो है वो बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, इसी वजह से नागौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी के रूप में पहचाना जाता। बड़ा शानदार क्वेश्चन, बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। कभी कभी सामान्य क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं। एग्जाम में सामान्य क्वेश्चन गलत होने का मतलब हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सामान्य जनरल क्वेश्चन जो बार बार आते हैं वो हमारे कभी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? कि निम्न में से कौन है जो आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है? कौन है? तो दोस्तों वह कौन सा है? बेणेश्वर। बेणेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बेणेश्वर है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। किन नदियों के संगम पर? तो 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, सोम, माही और कौन सी नदियां दोस्तों? जाखम नदियां। इन 3 नदियों का संगम होता है वेणेश्वर डूंगरपुर नवा टापरा नामक गांव में, और जहां पर वेणेश्वर भगवान शिव का एक क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। और यहां पर प्रतिवर्ष आदिवासियों का महाकुंभ के मेले का आयोजन यहां पर किया जाता है, जिसको बेणेश्वर मेले के रूप में पहचाना जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पहले एग्जाम में आ चुका है, निश्चित रूप से आप इसे याद करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट, और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जैसलमेर निम्न में से किस उपनाम से प्रसिद्ध है? कि इसमें से कौन? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव, मरु नगरी, निम्न में से किसको पहचाना
जाता है। तो इसमें से देखिए कौन उपनाम है जैसलमेर का? तो दोस्तों स्वर्ण नगरी के नाम से कौन पहचाना जाता है? जैसलमेर। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को पहचाना जाता है। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चनों का। राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तौड़ को। तो जैसलमेर को किसके नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से। पीले पत्थरों वाला शहर, कौन सा? पीले पत्थरों वाला जो शहर है उसके नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि जैसलमेर में बने भवन, दुर्ग, इन सभी में कैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है? पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा, सोने जैसी आभा प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में पहचाना जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में असंख्य बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ ये 15 क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप इनको तैयार कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।